नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 52 नंबर का क्लास है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो शुरुआत से देखिए। ठीक है, तो चलिए क्लास करवाना है अब। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। इनमें से कौन सा संयंत्र है जो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो क्या ग्रेविमीटर मापता है, या हाइड्रोमीटर, या हाइग्रोमीटर, या फिर हिप्सोमीटर। तो ये कौन जो है वो मापता है विशिष्ट गुरुत्व को। तो कौन मापता है, तो ये जो होता है वो हाइड्रोमीटर कहिए, या फिर इसी का नाम जो होता है वो द्रव घनत्व मापी कहीं कहीं दिया रहता है, या एरोमीटर भी इसी का नाम है, एरोमीटर। तो ये जो होता है वो अलग अलग नाम हाइड्रोमीटर का, जो द्रव घनत्व मापी, या फिर एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है, तो ये जो होता है वो किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। हिप्सोमीटर क्या करता है, तो हिप्सोमीटर जो होता है वो ऊंचाई को मापता है। क्या, तो ऊंचाई को मापता है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो ये जो होता है वो वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। ये क्या करता है, तो आर्द्रता को मापता है। और ग्रेविमीटर क्या करता है, तो ये जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण को मापता है। क्या, गुरुत्वाकर्षण को कौन मापता है, तो ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण को मापता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। क्या नियम अनुपात के, या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के, या गुणित अनुपात के, या संवेग संरक्षण के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण से। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की है। क्या मिलिकन ने, रोएंटजन ने, रदरफोर्ड ने, या फिर फैराडे ने। एक्सरे की खोज जो है वो किसने की है, तो एक्सरे की खोज किसने किए हैं, तो रोएंटजन ने किए हैं। रोएंटजन ने किसने किए हैं, तो एक्सरे की खोज जो होता है वो रोएंटजन ने किए हैं। एक्सरे की बात कर ले तो ये कैसा, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कैसा, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब क्या, कि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, और ये रदरफोर्ड की बात कर ले तो रदरफोर्ड जो होता है वो नाइट्रोजन की खोज किए थे और प्रोटॉन की खोज किए थे। रदरफोर्ड जो होता है वो नाइट्रोजन और किसकी, तो नाइट्रोजन और प्रोटॉन की खोज किए थे। प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक है, और फैराडे, तो फैराडे की बात कर ली जाए तो फैराडे जो होता है वो ट्रांसफार्मर और विद्युत जो होता है विद्युत जनरेटर की खोज किए थे। ट्रांसफार्मर और विद्युत जनरेटर की खोज। विद्युत जनरेटर की खोज किए थे। और एक और ये खोज किए थे, बेंजीन नामक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ की खोज किसने किए थे, तो बेंजीन की खोज भी यही किए थे। बेंजीन की खोज यही किए थे। और फैराडे के द्वारा जो होता है लॉ ऑफ इंडक्शन लिखा गया। क्या, तो लॉ ऑफ इंडक्शन। तो पुस्तक वगैरह जो होता है वो हर एक एग्जाम में एक पूछ लिया जाता है, और ऐसा पुस्तक पूछता है कि जो आप देखते नहीं है, कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इंडक्शन किसके द्वारा लिखा गया है, लॉ ऑफ इंडक्शन। लॉ ऑफ इंडक्शन जो होता है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उष्मा की उस मात्रा को कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल के ताप को कितने अंश से बढ़ा देता है। उष्मा के उस मात्रा को कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल के ताप को जो है वो कितने अंश से, यानी कि कितना डिग्री से बढ़ा देता है।
क्या 1 डिग्री से बढ़ा देता है, या 10 डिग्री से, या 100 डिग्री से, या इनमें से कोई नहीं? तो कितने डिग्री से बढ़ा देता है तो हम उसको कैलोरी कहेंगे? तो ये 1 डिग्री से बढ़ा देता है। 1 ग्राम जल को जो है वो 1 डिग्री से बढ़ा देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है सुपरसोनिक या फिर प्राध्वनिक विमान। सुपरसोनिक जेट या फिर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कहिए या फिर प्राध्वनिक विमान कहिए। तो ये सुपरसोनिक जेट या क्या, तो प्राध्वनिक विमान, यानी कि ये हिंदी नेम है, और सुपरसोनिक जेट क्या है, तो इंग्लिश नेम है, प्राध्वनिक विमान। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि सुपरसोनिक जेट की जो होता चाल होती है, क्या ध्वनि की चाल से अधिक होती है, या ध्वनि की चाल के बराबर होती है, या ध्वनि के चाल से कम होना चाहिए। ठीक है, चाल से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वो सुपरसोनिक जेट की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग अनुसंधान करने में किया जाता है, और सैनिक के द्वारा इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो अनुसंधान यानी कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए तो लड़ाकू विमान वगैरह जो होता है वो क्या होता है, तो इसी का उदाहरण होता है सुपरसोनिक जेट का। ये जो होता है लड़ाकू विमान जो होता है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा चाल से चलती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लड़ाकू विमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने आधुनिक मोटर कार बनाया था? किसने आधुनिक मोटर कार बनाया था पहली बार? क्या हेनरी फोर्ड ने, कार्ल बेंज ने, हेनरी ऑस्टिन ने, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसने जो है वो सबसे पहले आधुनिक कार को बनाया था? तो किसने बनाया था? तो हेनरी फोर्ड ने। और कहाँ बनाया था? तो अमेरिका में। अमेरिका में फोर्ड कंपनी की स्थापना किया था। अमेरिका में फोर्ड कंपनी की स्थापना किया था, यानी ये अपने नाम पर किया था। ठीक है, चलिए अगला है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बल या ऊर्जा या शक्ति या फिर ऊष्मा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता, तो क्षमता जितना ऊर्जा जिसके शरीर में रहेगा उतना ज्यादा वो काम करेगा, या कोई मशीन में जितना ज्यादा ऊर्जा रहेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, तो काम करेगा। तो वही पूछ रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। जितना ऊर्जा उतना ज्यादा काम। ठीक है, अगला है कि यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? क्या 100 डिग्री पर, 110 डिग्री पर, या 90, या फिर 105 डिग्री पर? तो पानी कितने डिग्री पे उबलता है? तो पानी जो होता है वो उबलना शुरू होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जमता कितना पर है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी जमता जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तो जमना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है वो सेंटीमीटर में कितना होगा? तो ये जो होता है नॉमरिकल है, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? डी बराबर क्या होता है? डी बराबर 1/f मीटर में होता है। ठीक है, और पूछ रहा है क्या कि सेंटीमीटर में बताइए। अगर सेंटीमीटर नहीं लगा रहा था तो वो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो वो डी बराबर जो होता है वो यानी एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो 1/f मीटर, जहाँ एफ क्या है तो फोकस है। ठीक है, और डी क्या है तो ये डायोप्टर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से गुना तो 100/f सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि फोकस दूरी बताइए। क्या, तो फोकस दूरी, तो ये एफ को जहां हम यहाँ ले जाएंगे तो ये डी नीचे आएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 100/d, 100/d सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो डी का वैल्यू जो है वो 2.5 है, 2.5, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर एक जीरो जाएगा। ठीक है, और 25 चौका 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल वाली दवा की शीशी में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या गैसों के अवशोषण करने के लिए, या शीशी को गर्म करने के लिए, या बैक्टीरिया को मारने के लिए, या नमी को सोखने के लिए? कैप्सूल वाली दवा की शीशी में जो होता है सिलिका जेल की एक छोटा पाउच रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सिलिका जेल जो होता है वो नमी को सोख लेता है। क्या करता है? नमी को बाहर सोख लेता है, यानी कि दवा तक उसको पहुंचने नहीं देता है। अगर नमी दवा तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा? दवा खराब हो जाएगी, जिससे अगर लोग कोई खा लेगा तो उसकी मौत हो सकती है। ठीक है, तो ये नमी सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? उदासीन ऑक्साइड है, या उभयधर्मी है, या अम्ल ऑक्साइड है, या क्षारीय ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसको एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है। एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। और उभयधर्मी अम्ल हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एक उभयधर्मी अम्ल का उदाहरण माना जाता है। उभयधर्मी अम्ल किसे कहेंगे? तो वैसा धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कर करके क्या बनाता हो? तो लवण और जल बनाता हो, वैसे धातु को हम क्या कहते हैं? तो वैसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ उदाहरण है। ठीक है, अगला है कि इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? क्या एथेनोइक एसिड बनाती है, या ईथर बनाता है, या इथाइल एथेनोइड, या फिर फॉर्मिक एसिड? तो क्या बनाता है? तो इथाइल एथेनोइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमती है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले बताया गया था? परमाणु में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर में चक्कर लगाते रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो अंदर रहता है। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा सबसे पहले किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी एरिया में जो होता है, सबसे ऊपरी एरिया में क्या करता है? तो ऊर्जा को बिना खोए, यानी कि जितना ऊर्जा उसके पास रहता है उतना ही रहता है, ना तो ज्यादा होता है ना तो कम होता है। ऐसा किसने बताया था पहली बार? क्या जे थॉमसन ने, या जेम्स चैडविक ने, या रोएंटजन ने, या नील्स बोर ने? किसने ऐसा बोला था? तो ऐसा सबसे पहले किसने बताया थे? तो नील्स बोर जो है बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? तो चक्कर लगाते रहते हैं। जे थॉमसन ने क्या किए थे? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। चैडविक जो है वो ये क्या किए थे? तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज, ये एक्सरे। ठीक है, चैडविक न्यूट्रॉन के। अगला है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा को पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है इन चार में से? क्या कोयला, या बॉक्साइट, यूरेनियम, या फिर कॉपर? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए जो होता है वो किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का प्रयोग जो होता है वो परमाणु भट्ठी में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है वो परमाणु भट्ठी में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और यूरेनियम की बात कर लेते, यूरेनियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड नामक अयस्क से होता है। किससे? तो पिच ब्लेड अयस्क से होता है। पिच ब्लेड अयस्क से इसका निष्कर्षण होता है। ठीक है,
और यूरेनियम की बात कर ले तो यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, जो कि यूरेनियम 238 जो है वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, लेकिन जो होता है विस्फोट वगैरह कराने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके कितने समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, पहला कौन होता है, तो यूरेनियम 234, यूरेनियम 234, दूसरा यूरेनियम 235 और तीसरा कौन होता है, तो ये यूरेनियम जो होता है वो 238, और ये 238 वाला जो होता है वो प्रकृति में सबसे ज्यादा मिलता है, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है और विस्फोट वगैरह कराने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अगला है कि सिरका, नींबू, दही में इनमें से क्या पाया जाता है, सिरका, नींबू और दही में क्या पाया जाता है, क्या क्षार पाया जाता है या अम्ल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। सिरका, नींबू और दही में क्या पाया जाता है, तो सिरका, नींबू और दही तीनों में जो होता है वो क्या पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है। सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और नींबू में साइट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक, दही में कौन, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो, आदर्श ईंधन माने क्या कि तो सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो ईंधन हम किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और बहुत अच्छा जो होता है वो ऊष्मा पैदा करे। तो क्या, तो एक आदर्श ईंधन में क्या क्या गुण होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। तो एक अच्छा ईंधन में क्या गुण होना चाहिए, तो वो सस्ता होना चाहिए, ये सही है। कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, ये भी सही है। अच्छा ईंधन तभी होगा जब उससे प्रदूषण कम होगा। उसका उच्च ऊष्मीय मान वाला होना चाहिए, यानी कि ऊष्मा ज्यादा यानी कि कम जो होता है वो ऊष्मा में तुरंत मतलब कि खाना बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सभी होगा आंसर। आदर्श ईंधन में क्या, तो वो ऐसा ईंधन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जो होता है वो अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा दे। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा आधातु है, इनमें से कौन जो है वो क्या है, तो आधातु है। क्या कोबाल्ट है, फेरस है, फ्लोरीन है या फिर सोडियम है, तो ये आधातु कौन हो जाएगा, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन जो है वो क्या है, तो हाइड्रोजन समूह का तत्व है। क्या है, हाइड्रोजन समूह का तत्व है, ये हाइड्रोजन समूह का तत्व है। और इसकी बात कर लें तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी, तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व कौन है, तो ये फ्लोरीन है। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व पूरा आवर्त सारणी में फ्लोरीन है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया इससे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे, ओजोन जो होता है बायोस्फीयर को किससे बचाती है, क्या इंफ्रारेड किरण से या अल्ट्रावायलेट किरण से या एक्स किरण से या गामा किरण से। ओजोन बायोस्फीयर यानी कि वायुमंडल को जो होता है वो किस किरण से बचाती है,
तो ये किससे, तो अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि एक तरह का बहुत ज्यादा खतरनाक किरण होता है, जो कि अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाता है तो क्या होगा, सारा मनुष्य जीव जंतु जो है वो जल जाएगा, मर जाएगा। तो ये ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरण से। ये ओजोन बायोस्फीयर कहाँ, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में, समताप मंडल में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम मुख्यतः कितना प्रकार के होता है। प्राकृतिक रेशम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या 2, 4, 6 या 8। तो प्राकृतिक रेशम जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो मलबेरी, टसर, ईरी और क्या, तो मूंगा, ईरी और मूंगा। तो मूंगा कहाँ पाया जाता है, तो मूंगा जो होता है वो मेघालय और नागालैंड में। मूंगा जो होता है वो पहले लिख देते हैं कितने, तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला कौन, तो पहला जो है वो मलबेरी, इसको सहतूत के नाम से भी जानते हैं। मलबेरी को क्या कहते हैं, तो सहतूत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है पूरे विश्व में जितना भी रेशम उत्पादन होता है उसका 90% जो होता है वो सहतूत रेशम होता है, यानी कि मलबेरी होता है। बाकी 10% में जो होता है बाकी के ये सब होते हैं, लेकिन 90% जो होता है वो सबसे ज्यादा मलबेरी होता है। क्या, तो मलबेरी होता है। दूसरा जो है वो टसर रेशम, और तीसरा क्या, तो मूंगा, और चौथा ईरी। ईरी, तो मूंगा कहाँ पाया जाता है ज्यादा, तो मूंगा जो है वो सबसे ज्यादा असम वगैरह में पाया जाता है। असम में जो होता है वो मूंगा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ईरी की बात कर ले तो मेघालय और नागालैंड में, मेघालय और नागालैंड में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और टसर की बात कर ले तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड तरफ, यानी पूर्वी भारत तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़, झारखंड। और ये जो होता है मलबेरी सहतूत जो होता है वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना ये सब के राज्य, दक्षिणी राज्य में देखने को मिलता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि। अब एक बात आती है कि ये रेशम उत्पादन में जो होता है वो भारत कौन से नंबर पर है, तो रेशम उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर चाइना है, और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन में भारत जो है वो किन नंबर पर है, तो भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर चाइना है। पहले नंबर पर चाइना है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन करने पर क्या मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन करने से क्या मिलता है, क्या बसीय अम्ल और एमिनो अम्ल मिलता है, बसीय अम्ल और एमिनो अम्ल, या बसीय अम्ल और गिल्सिरॉल, या फिर गिल्सिरॉल और एमिनो अम्ल, या गिल्सिरॉल और एल्कोहल। तो क्या मिलता है, तो बसीय अम्ल और गिल्सिरॉल मिलता है, बसीय अम्ल और गिल्सिरॉल मिलता है। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा संग्रथित फल है, संग्रथित फल है, क्या सहतूत है, या स्ट्रॉबेरी, या लीची, या शरीफा। इनमें से कौन सा जो है वो संग्रथित फल है, तो क्या है, तो संग्रथित फल कहिए या फिर बहुल फल कहिए, बहुल फल, दोनों नाम आपको याद रखना है। तो ये फल जो होता है वो कैसे बनता है, तो ये जो होता है वो गुच्छा में बनता है। ये क्या होता है, तो ये फूलों से बनता है। फूल, हर एक फूल जो होता है एक फल का निर्माण करता है, लेकिन परिपक्व जो होता है एक गुच्छा में होता है। तो हर एक फूल एक फल जो होता बनाता है, लेकिन जब ये परिपक्व अवस्था में होने के लिए तैयार होता है तो ये एक गुच्छा के रूप में बना लेता है। क्या करता है, एक गुच्छा के रूप में बना लेता है। जैसे कि इसका जो है उदाहरण अनानास,
अंजीर, शरीफा, ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सहतूत हो जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो अनानास होता है, अनानास, अंजीर आदि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, क्या कोलेजन या इलास्टिन या रेशम या लिम्फोसाइट, इनमें से कौन प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन कौन नहीं है, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, तो ये WBC का एक प्रकार है जो एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है। क्या करता है, तो एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है। ये क्या है, तो WBC का एक कण कहिए या फिर प्रकार कहिए, WBC का भाग है लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका पोषण जो होता है वो थायोलोफेटिक विधि द्वारा किया जाता है। इनमें से किसका पोषण जो होता है वो थाइलोफेटिक विधि के द्वारा किया जाता है। क्या अमीबा का या सेल का या युगलिना का या केचुआ का, किसका पोषण जो होता है वो थाइलोफेटिक विधि के द्वारा किया जाता है। तो किसका पोषण, युगलिना का जो पोषण थाइलोफाइटिक विधि के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, स्वपोषण की तरह ही होता है। थाइलोफेटिक विधि जो होता है वो स्वपोषण की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, अगला है कि इनमें से किसके द्वारा स्टेरॉइड स्रावित होता है, किसके द्वारा जो होता है वो स्टेरॉइड जो होता है वो स्रावित होता है। तो किसके द्वारा, क्या मुख गुहा के द्वारा या अमाशय के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा या फिर पित्ताशय के द्वारा। तो ये इनमें से किसके द्वारा स्टेरॉइड स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा जो होता है वो स्टेरॉइड स्रावित होता है। और पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा, तो ये इंसुलिन के द्वारा स्रावित होता है। पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन के द्वारा, पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर, मतलब कि इनमें से कौन से श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर जो है पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है, पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या केंद्रक के द्वारा या राइबोसोम या हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो ATP 38 ATP का निर्माण होता है, जिसे यानी कि क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो आप लोग को मेरा सेशन कैसा लगता है। वीडियो अगर नहीं देखते हैं, इधर लोग जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए। तो मैं क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ, देखते हैं कि 25 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तो 25 ही रहता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो आप लोग को अगर मेहनत दिखती है मेरी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।